नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल और स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका देश के तमाम मतदाताओं को, और न केवल मतदाताओं को बल्कि देश के उन लोगों को भी, देश की यहां पूरी आबादी को इंतजार था। 4 जून 2024 में वो तारीख तय हुई थी जब 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनावों के परिणाम, आम चुनावों की मतगणना आने वाली थी और मतगणना का ही ये दिन है। 4 जून की आज तारीख है और यहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर यहां पर ईवीएम, वीवीपैट और यहां पर जो मतपेटियां होती हैं वो हर प्रकार से खुलनी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने गिनतियां सामने लानी शुरू कर दी। हर जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उद्धव गुट, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस से मिलकर बना जो इंडिया गठबंधन है वो अब यहां कांटे की टक्कर देता दिखाई दिख रहा है। जहां एक और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि एनडीए अब की बार वाकई में 400 पार करेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि अब की बार 400 पार, और जनता को भी यह संदेश दिया था कि हाँ, हम भी करेंगे और आप ये करवाएंगे। लेकिन वो दावा अब सच होता नजर नहीं आ रहा है। कांटे की टक्कर यहां इंडिया गठबंधन देता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से अगर हम यहां पर चर्चा करें, यहां पर तो देखा जाए मैनपुरी सीट से डिंपल यादव आगे है, आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हैं, रायबरेली से यहां पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, अमेठी से केएल शर्मा भी आगे चल रहे हैं, और यहां तक कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना सीट देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को इकरा हसन कांटे की टक्कर देती दिख रही है। ऐसे में कई सवाल हैं अब इस पूरे सियासी संग्राम पर, और चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी के साथ। अमन जी, आखिरकार वो तारीख 4 जून का ये दिन है और जहां तक मुझे लगता है कि देश भर के हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को इस दिन का इंतजार था। अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन बेहद आगे नजर आ रहा है। क्या लगता है कि जो 272 का जो जादुई आंकड़ा है, क्या जो कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन के 26 घटक दल देते दिख रहे हैं, क्या वो जादुई आंकड़ा पार कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में अक्सर हमने देखा कि लगातार जितने भी कह सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोल सामने आए, तमाम टीवी चैनल्स के सामने आए, तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आए, लेकिन सब में कहने की कांग्रेस पार्टी की एक तरफा हार दिखाई गई और वहीं बीजेपी को 300 प्लस या 350 के आसपास सीटें दी गई। लेकिन जो रुझान हमारे पास निकल कर सामने है उसमें ये लगता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फाइट में है, क्योंकि आंकड़े अभी पल पल बदल रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरा पल्ला झुक रहा है या बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। अभी फिलहाल लगातार 10-20 सीटें कभी इधर कभी उधर होती जा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि शुरुआत से ही जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने पूरी की पूरी पकड़ बना कर रखी, क्योंकि आप देखिए शुरुआत में जब बैलेट पेपर खुले उस समय आप देखिए कि 10 सीटों पर बीजेपी जहाँ आगे थी, वहीं इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर आगे चल रहा था। तो ये जो शुरुआती जो कह सकते हैं जो रुझान थे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, और कहीं ना कहीं ये जो लगातार बातें कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन को लोगों ने नकार दिया है, बीजेपी के तमाम सारे नेता, तमाम सारे लोग इस बात को कहते हुए नजर आए कि भाई कोई वजूद नहीं है ज़मीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन का। तो यहाँ पर उनकी जो भविष्यवाणी है कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगर अंतिम रुझान, अंतिम जो नतीजों की बात करें तो वहाँ पर अभी बहुत बड़ा उलटफेर होना बाकी है। अभी बहुत सारी कह सकते हैं जी। एक सवाल इसमें ये बनता है कहीं ना कहीं कि जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर एक पल यहाँ पर एनडीए आगे निकल रहा है तो अगले ही पल यहाँ पर इंडिया गठबंधन कई सीटों पर आगे बढ़त लेता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। लखनऊ का रास्ता या लखनऊ से रास्ता गुजरता है दिल्ली का, ये कहावत अक्सर यहाँ जो है चर्चाओं में रहती है। उत्तर प्रदेश की कई सीटें हमने यहाँ पर जिक्र किया जो अगर हम कहें कि टॉप सीटें थी यहाँ पर, चाहे वो मैनपुरी हो, अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा, इनके अलावा जो और भी सीटें हैं, केवल सपा को देखें वो बहुत आगे चल रही है, कांग्रेस वो बहुत आगे चल रही है। क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से आगाज होगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पहले झटका भारतीय जनता पार्टी के लोग और फिर वहां पूरे भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अक्षय, अगर आप देखें हैरानी होती कि मनोज तिवारी को टिकट दिया गया दिल्ली से और 6 टिकट काट दिए गए। अब अगर हम रुझानों की बात करें तो मनोज तिवारी कन्हैया कुमार से पीछे चलते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए, ये बताता है अपने आप में कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी है, जिस तरह टिकट दिया गया मनोज तिवारी को, उसको लेकर भी कई सारी आपस में तनातनी का माहौल भी था। कई लोगों ने ये तक कहा कि भाई आप 6 लोगों के जब टिकट काट रहे हो, रमेश बिधुड़ जैसे लोगों का टिकट काट रहे हो, जिसमें हर्षवर्धन जैसे लोग हैं, गौतम गंभीर जैसे लोग हैं, तो आखिर आपको मनोज तिवारी को टिकट देने की क्या मजबूरी है? अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें मनोज तिवारी पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं उनको नकार रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल लगभग जो कहा जा सकता है पूर्वांचल
की जो 4, 5, 6, 7 सीटें हैं वहाँ पर जो चाहे आप रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करिए और चाहे आप जो है मिर्ज़ापुर की बात करिए, ये जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहाँ पर कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन आगे दिखाई पड़ता है। इसमें रायबरेली है, अमेठी की बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि लगातार हो हल्ला हुआ उसको लेकर भी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि कन्नौज में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव आगे चल रही हैं। तो ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं कहीं ना कहीं, आजमगढ़ में भी आगे चल रहे हैं बिल्कुल धर्मेंद्र यादव। तो बिल्कुल ये जो कई सारे चेहरे हैं ये लगातार कांग्रेस पार्टी या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती से कहीं कहीं खड़े हुए हैं। अब जब देखिए अभी रुझान है, हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये आ गए हैं तो आगे ही रहेंगे, मतपेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, कई बार फैसले इधर होंगे कई बार उधर होंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है अक्षय कि पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी एक भी सीट देने को राजी नहीं हो रही थी। तो अगर ये तालमेल और बेहतर होता, क्योंकि जब आप दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हो तो अगर यहाँ पर पंजाब में अगर लड़े होते तो शायद जो बीजेपी की बिल्कुल और बीजेपी के लिए शायद मुश्किल हो जाती, क्योंकि बीजेपी की 4 से 5 सीटें अनुमानित पंजाब में माना जा रहा है और 2-3 पे वो आगे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़े देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को जिस तरह बीजेपी ने हल्के में लिया, मेरे ख्याल से कहीं उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि लगभग 50-60 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में। और ये जी रोकना चाहूंगा, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, आपने जिक्र भी किया दिल्ली की सीटों का, 7 सीटों का, और उन 7 में अगर हम भारतीय जनता पार्टी का गणित देखें 5 मौजूदा सांसदों की टिकट काट दिया। अगर आप यहाँ पर पूर्वी दिल्ली के गौतम गंभीर को छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने जो पहली सूची पार्टी की थी उससे पहले ही राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो विश्वास मनोज तिवारी पर जताया गया है, क्या वो जो विश्वास है क्या वो अति बनकर आया और क्या ये भारी पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं वही कह रहा था आपसे कि अध्यक्ष बनाया गया था 2019 में, अगर आप देखें 20 में, और ऐसा लगा कि वो सीएम बन सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। लेकिन जिस तरह का ग्राफ निकल कर सामने आता है, जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, बीजेपी को महज 7-8 सीटें मिलती हैं विधानसभा में, इसके बाद भी वो बने रहते हैं अध्यक्ष पद पर। तमाम तरह के उलझुल बयान भी उनके निकल कर सामने आते हैं, इस पर मीडिया में भी बहुत चर्चा होती है। आपने कुछ दिनों पहले भी देखा जब इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं कि मैं जो सर्किल रेट है यहाँ की प्रॉपर्टी का वो मैं 3 गुना बढ़ा दूंगा। तो पत्रकार कहते हैं कि भाई 3 गुना बढ़ा दोगे तो जो आपके पूर्वांचल से लोग आते हैं वो घर कभी ले ही नहीं पाएंगे दिल्ली में। तो इस तरह की जो बयानबाजी है बिना सोचे समझे और सिर्फ कह सकते हैं एक तरफा बयानबाजी, वो मुझे लगता है उनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती हैं। और यही बात है कि उनके टिकट देने के बारे में, जिस तरह टिकट उनको दिया गया उसको लेकर कई तरह के सवाल खुद बीजेपी में उठे अक्षय, कि यहाँ पर आप रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े नाम को काट देते हो, टिकट काट देते हो, हर्षवर्धन हो गए, प्रवेश वर्मा का टिकट आप काट देते हो, तो ऐसे बड़े चेहरे के बड़े अंतर से जीतने वाली मीनाक्षी लेखी का टिकट काट देते हो आप। तो ऐसे बड़े चेहरों को हटाकर आखिर मनोज तिवारी को किस बिना पर आपने टिकट दिया, सवाल जरूर उठेंगे अगर दिल्ली में वो चुनाव हारते हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मनोज तिवारी चुनाव आते, लेकिन अब यहाँ पर जो साख दांव पर लगी है वो केवल मनोज तिवारी की नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगी। अच्छा मंजी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि बीते साल के आखिर में हमने देखा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों सटे हुए हिंदी पट्टी के राज्यों के चुनावों को इन आम चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। और अगर हम गौर करें, तीनों ही चुनावों में मुख्यमंत्री होने के नाते, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरा मजबूत होने के बाद भी बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। अब उन सेमीफाइनल को अगर हम फाइनल पे देखें तो इंडिया आगे नजर आती है, लेकिन अगर जो रुझानों पर हम बात करें, जो रुझान यहां पर इंडिया को बहुत आगे दिखा रही हैं, क्या यहां पर पीएम मोदी का जो चेहरा है अब वो फीका पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, और ये बात बीजेपी को समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी देखिए मंचों से हुई है अक्षय, वो कोई बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती राजनीति के लिहाज से, कि एक पीएम मोदी बड़ा चेहरा होते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उसमें भी मोदी जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर मंचों से खड़े होकर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल एक कहीं ना कहीं खींच निकल कर जो उनकी है वो निकल कर सामने आती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अक्षय कि क्या अब पीएम मोदी का ये लास्ट चुनाव है? क्या पीएम मोदी आखिरी बार कह सकते हैं कि पीएम पद पर अगर उनको सीटें मिलती तो बैठते हुए नजर आएंगे? और क्या इसके बाद कोई बड़ा चेहरा बीजेपी में उनको अब ओवरटेक करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ जो स्थिति है, 3 बार की अगर इस बार बनते हैं पीएम तो 3 बार के पीएम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी को भी नया चेहरे की तलाश जरूर है। हो सकता है वो चेहरा अमित शाह हो सकता है वो चेहरा योगी हो, लेकिन यहाँ से बीजेपी को आगे देखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद आने वाले दिनों में आगे ज़रूर देखी, क्योंकि जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था पीएम मोदी के चेहरे के साथ में, वैसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। आपने देखा वो पर चर्चा है, आपने भी बात की, और बीच में एक और सवाल यहाँ पर बनता है, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। यहाँ पर आपने जिक्र किया पीएम मोदी के बाद अमित शाह का, पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जब विकल्प
विकल्प कई होते हैं और किसी एक बड़े विकल्प को, या कहें हम कई बड़े विकल्प है, किसी एक को प्राथमिकता दे दी जाए तो अन्यों में नाराजगी देखने को मिलती है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जिक्र आता है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हमें पीछे नजर क्यों आते हैं, हमें नितिन गडकरी पीछे क्यों नजर आते हैं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अक्षय आपका है, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान को अगर के बारे में अगर बात की जाए, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर सांसद लड़ रहे हैं और आगे चलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर ही होती है अक्षय कि क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान एक बड़े लेवल पर जाने के लिए नहीं बने हैं? क्या वाकई वो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में घूम फिर कर रहने वाले हैं? क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया, उसके बाद सवाल उठे कि चलिए सीएम नहीं बनाया गया तो केंद्र में आपको जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारी क्या मिलेगी? चलिए अभी तो अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी ही कह सकते हैं पीएम बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके बाद फिर कौन सा चेहरा दिखाई पड़ेगा? क्या वो चेहरा अमित शाह का होने वाला है, योगी का होने वाला है, या फिर नितिन गडकरी साहब ने नाम लिया वो निकलकर सामने आएंगे, या फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी? आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी का नाम शुरुआत में आया था उस समय शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि मैं भी 3 बार का मुख्यमंत्री हूं मध्य प्रदेश का, तो मुझे भी आप ऐसे हल्के में मत लीजिए। लेकिन उसके बाद से लगातार डाउनिंग कह सकते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान की वो देखने को मिली, उतना मजबूत जिस तरह का उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश में अपने लिए बनाया। और देखिए लाख एंटी इनकमेंसी हुई 2023 के चुनाव में विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी 170 के आसपास सीटें लेकर आने का ये मतलब है कि उनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी देखने को मिला था जब मोहन सिंह यादव को सीएम बनाया गया तो लाडली बहना योजना से जो लाभार्थी महिलाएं थी उनका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला। जाहिर बात है, और इतने बड़े चेहरे को आप अगर इससे हटाओगे, और देखिए चुनाव से पहले वही मुख्यमंत्री के पद पे नजर कह सकते हैं चेहरा के तौर पर नजर आते थे जो 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते। लेकिन हैरानी हुई इतनी बड़ी जीत के बाद भी जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, वो कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ नजर आया कि आखिर बीजेपी की क्या मंशा है, किस तरह से काम करना चाहती है और अपने बड़े चेहरों को क्यों दरकिनार करती हुई नजर आती है। आप देखिए कि उत्तर भारत में चाहे सीएम योगी की बात करें, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, शहनवाज की बात करें, अश्विनी चौबे की बात करें, इसके अलावा आप देखिए हरियाणा में चाहे हम अनिल विज की बात करें, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने दरकिनार किया। लेकिन अमित शाह की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है पीएम मोदी की बाद बीजेपी के अंदर, तो ये हर कोई मानकर चल रहा है कि उनका कद जो है वो मजबूत होने वाला है अमित शाह का, और जाहिर बात है कि आने वाले पीएम के तौर पर उनको देखा जा रहा है, आने वाले पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब का पीएम कौन होगा ये तो कुछ ही घंटों में यहां जग जाहिर हो जाएगा। अब हरियाणा पर बात आ चलिए अमन जी, दिल्ली से सटे हरियाणा का रुख करते हैं। यहाँ पर इन आम चुनावों को हरियाणा में साल जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और हरियाणा को लेकर के वो एग्जिट पोल जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनाते दिख रहा है, वो भी हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम होती दिखा रही हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अगर हरियाणा में इंडिया गठबंधन 5 से 6 सीटें लाता है और इंडिया गठबंधन के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए हरियाणा का जो समीकरण है सीटों का, उसमें एक लोकसभा सीट के अंतर्गत यहाँ 8 9 विधानसभा बैठती है कि अगर इंडिया गठबंधन 5 से 6 लोकसभा लाता है तो विधानसभा में भी वो 40 से 50 लग जाएगा? देखिए बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की बात हम लगातार करते हुए रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर सियासी खेल हुआ है, घमासान मचा है, उसमें सबसे बड़ा लॉस बीजेपी के होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए उन राज्यों में अब कांग्रेस पार्टी का अपने आप को कमबैक करती हुई नजर आती है जहाँ पर उसको एक भी सीट या इक्का दुक्का सीटें नसीब हुई। आप देखिए अगर हम हरियाणा की ही बात करें, वहाँ पर 2019 में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पल्ले नहीं आई, उनको नसीब नहीं हुई। लेकिन अगर अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2 बार के सीएम, ये अपने आप में बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीटें निकालती है हरियाणा के अंदर तो इनकी बड़ी जीत मानी जाएगी। राजस्थान में भी 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी वो बड़े तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम अक्षय बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सही राम पहलवान यानी जो साउथ दिल्ली की सीट है वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा आगे नज़र आ रही है। यानी कि सही राम पहलवान से तो इंटरव्यू हम लोगों ने किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह बीजेपी के जो कह सकते हैं मौजूदा विधायक रहे और सांसद रहे वो जो रमेश बिधूड़ी, उनके खिलाफ जो माहौल था उसी आधार पर रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया। लेकिन लोगों ने अब ठान रखा है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, और अब जबकि वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि दिल्ली में भी कोई बड़ा खेल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं निरहुआ जैसा बड़ा चेहरा पीछे चल रहा है, लगातार ये कहते थे कि मैं
विधि के विधान पे भी पाँव रख सकता हूँ, वो भी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी आंकड़े एग्जैक्ट नहीं कहे जा सकते अक्षय, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि लगभग फाइट में बने हुए हैं, लगभग जो है फाइट में कहीं ना कहीं वो हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें हम बात करेंगे, उसमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। देखने वाली बात होने वाली है। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पर एक तय आंकड़ा आएगा, उस पर भी तमाम दर्शकों के साथ बात करेंगे। फिलहाल आगे की चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।